नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी मुक्ति। ये एक रशियन लोक कथा है। एक गांव में एक जार रहता था। उसके 3 बेटे थे और वो चाहता था कि उसके बेटों का विवाह बहुत सुंदर और सुशील लड़कियों से हो, परंतु अपनी इच्छानुसार लड़कियां मिलना आसान ना था। एक दिन जार ने अपने बेटों को बुलाकर पूछा, तुम लोग कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हो? तीनों बेटों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी, आप जिससे चाहें हमारा विवाह कर सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने बेटों से कहा, मैं तुम तीनों को एक एक तीर देता हूँ। सामने वाले मैदान में जाकर तुम इन तीरों को अलग अलग दिशा में छोड़ो। जिसका तीर जहां गिरेगा उसी घर की लड़की से उसकी शादी होगी। तीनों राजी हो गए। तीनों ने अपना अपना तीर अलग अलग दिशाओं पे छोड़ा। बड़े बेटे का तीर एक व्यापारी के आंगन में गिरा। जार और उसके पुत्र ने वहां पर पहुंचकर देखा तो व्यापारी की लड़की हाथ में तीर लिए खड़ी थी। जार ने बड़े पुत्र का विवाह उस लड़की से कर दिया। मझले पुत्र का तीर एक मछुआरे के घर में गिरा, अतः उसकी बेटी से मझले पुत्र का विवाह कर दिया गया। तीसरे पुत्र एंद्रेई का तीर हवा में तेजी से उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। पिता पुत्र तीर खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक तालाब के किनारे एक मेढकी तीर मुंह में दबाए बैठी थी। अब प्रश्न उठा कि इंद्रई का विवाह इससे कैसे किया जाए। इंद्रई मेढकी के मुंह से तीर निकालकर अपने पिता के पास वापस जाने लगा। तब मेढकी लड़की की आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? लड़की की आवाज सुनकर जार आश्चर्यचकित रह गया। उसने निश्चय किया कि इंद्रई का विवाह मेढकी से ही किया जाएगा और शीघ्र ही उसका विवाह कर दिया गया। दोनों बड़े भाई अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश थे, जबकि इंद्रई मेढकी के साथ अपने कमरे में उदास बैठा रहता था। मेढकी बोली, तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ विवाह लिखा था तो हो गया। इंद्रई रोज चुपचाप दुखी मन से सो जाता। कुछ दिन इसी तरह से बीते और एक दिन जार ने बेटों से कहा, मैं तीनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तीनों बहुओं को मेरे लिए कमीज सिलनी होगी, पर शर्त यह है कि कल तक तैयार हो जानी चाहिए। फिर तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में चले गए। बड़े बेटे अपनी पत्नी की सहायता करने में जुट गए, परंतु इंद्रई कमरे में जाकर के कोने में बैठ गया। उसे उदास देखकर मेढकी बोली, आप उदास क्यों होते हैं? आप सो जाइए। इंद्रई दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मेढकी ने रात को अपनी मेढकी की खाल उतार दी और तान्या के रूप में सुंदर राजकुमारी खड़ी हो गई। रात भर में उसने अपनी दासियों को बुलाकर सुंदर कमीज तैयार कर दी और फिर मेढकी बनकर सो गई। सुबह इंद्रई उठा तो पलंग के किनारे कमीज देखकर बहुत खुश हुआ। कमीज में सुंदर काशीदारी की गई थी और रेशमी कमीज बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमीज को तह करके अपने पिता के पास पहुंचा तो वहां तीनों भाई पहले ही पहुंच चुके थे। जार ने तीनों कमीजें देखकर कहा, बड़े बेटे की लाई हुई कमीज तो किसी नौकर के लायक लगती है और दूसरे की कमीज तो रात को पहनकर सोने के लायक है। इंद्रई की कमीज वाकई बहुत सुंदर है, परंतु तुम ये बताओ कि ये कमीज किसने सिली है? इंद्रई ने पूरी बात बता दी, परंतु पिता व दोनों बेटों को यकीन न हुआ। वे सोचने लगे कि शायद इंद्रई झूठ बोल रहा है। वो अपनी पत्नी की कमी छुपाने के लिए कमीज बाजार से खरीद कर ले आया है, या फिर मेढकी कोई जादूगरनी है। जॉन ने पुनः तीनों बहुओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों बेटों से कहा कि अगले दिन वो 3 बहुओं के हाथ का खाना खाएगा। पहली बहू का खाना सुबह, दूसरी का दोपहर और तीसरी का भोजन शाम को खाएगा। जार की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे हंसते हुए अपने कमरे में चले गए, परंतु छोटा इंद्रई उदास होकर अपने कमरे में बैठ गया। दोनों की पत्नियां भोजन की तैयारी में लग गईं, परंतु वे साथ साथ ये भी जासूसी करने लगीं कि तीसरी वाली भोजन कैसे तैयार करेगी। मेढकी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि पहले की भांति वो अपने पति को सुलाकर
स्वयं आटा गूंथ कर आटा धीमी आंच पर रख कर सोने चली गई। बड़ी बहू ने उसकी नकल करके उसी प्रकार आटा रख दिया और सोने चली गई। उसके बाद उन्होंने तान्या के रूप में अगले दिन के भोजन की सारी तैयारी अपनी दासियों के साथ मिलकर करी और मेढकी बनकर सो गई। जार ने सुबह का भोजन बड़ी बहू के हाथ का बना खाया तो उसे यूं लगा कि आज उसके दांत ही टूट जाएंगे। उसने भोजन उसी प्रकार छोड़ दिया। दोपहर के भोजन में भी इसी प्रकार हुआ और वो जब शाम हो गई तो जार मेज पर भोजन करने बैठा। इंद्रई ने देखा कि मेज पर अनेक प्रकार के व्यंजन पहले से रखे हुए हैं। उसने पिता के साथ के लिए भोजन परोसा और स्वयं भी खाने लगा। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों लोग उंगलियां चाटते रह गए, परंतु उन्हें स्वादिष्ट भोजन तैयार होने का रहस्य समझ न आया। वे बस भोजन की प्रशंसा ही करते रहे। अगले सप्ताह जार का जन्मदिन था। उस दिन पूरे शहर को निमंत्रित किया गया ताकि सबको तीनों बहुओं से मिलवाया जा सके। खूब बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दावत के वक्त सभी लोग सभी सही वक्त पर पहुंचने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों के साथ दावत के लिए पहुंचे। इंद्रई उदास बैठा था। उसने मेढकी से कहा कि मैं तुमसे लोगों को किस तरह मिलवाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेढकी बोली, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप देखिए कि आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इंद्रई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मेढकी बोली, मैं आकर आपका हाथ थाम लूंगी। इंद्रई विस्मित सा होता रहा और दावत वाले कमरे में पहुंच गया। कुछ ही मिनटों में जार ने कहा कि मित्रों, मैं आज आपको तीनों बहुओं से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उसने बड़े बेटे बहू को बुलाकर उससे मिलवाया। इंद्रई का दिल घबरा रहा था कि अब मजले की बारी और उसके बाद उसकी बारी है। तभी दरवाजे पर एक घोड़ा गाड़ी लाकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में रुपहले पंख लगे हुए थे। वो मोतियों से जड़ी थी और छह छह घोड़े उसे खींच रहे थे। उसमें से अत्यंत सुंदर अप्सरा जैसी तान्या उतरी तो सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तभी तान्या ने आकर इंद्रई का हाथ पकड़ लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब जार ने अपने मझले व छोटे बेटे और दोनों बहुओं का परिचय मेहमानों से करवाया। इंद्रई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मौका पाकर अपने कमरे में गया और वहां जाकर मेढकी की खाल जला दी और फिर वापस आ गया। दावत के बाद सब अपने अपने घर खुश होते हुए चले गए। बेटे अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरों में जाने लगे तो जार आश्चर्य से तान्या की ओर देखने लगा। तान्या बोली, पिताजी, मैं किसी श्राप के कारण मेढकी बन गई थी। आज इंद्रई ने मुझे उससे मुक्ति दिला दी। वो आपका गुणी और होनहार बेटा है। उसे पति के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग खुश सुखपूर्वक साथ साथ रहने लगे और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इसमें एक शब्द आया, जार। जार रूस में सम्राट को या राजा को कहा जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप रोज ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ लोक कथाएं। लोक कथाएं जो जुड़ी हैं हमसे और हमारे समाज से। तो दोस्तों, कल फिर आता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।